मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे पटेल भवन। गृह और आपदा प्रबंधन विभाग का किया निरीक्षण। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को लेकर अधिकारियों से चर्चा। नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में शिक्षा मंत्री भर्ती। अपोलो अस्पताल में चल रहा मंत्री का इलाज। शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने की पीसी। बीजेपी पर लगाए आरोप। आरक्षण वृद्धि में विधेयक को लटकाने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने में जुटी सरकार की तरफ से चल रही रिम्स 2 की तैयारी तेज। रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण पर बोले लोगों ने किया विरोध। राजधानी रांची के बुढ़मू प्रखंड में पानी के लिए तरस रहे लोग। 23 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य का विधायक ने किया उद्घाटन। फिर भी जनता की नहीं बुझी प्यास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटेल भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने गृह विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग का निरीक्षण किया है। और निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में वर्षापात की स्थिति, नदियों के जलस्तर और फसल आच्छादन की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उन्हें राज्य में वर्षापात की स्थिति की जानकारी दी। इसी क्रम में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को देखने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपोलो अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सकों से बात की। और बताया जा रहा है कि वे घोड़ाबांधा स्थित अपने घर में बाथरूम में पैर फिसल जाने के कारण वो गिर गए थे। उनके सिर और हाथों में गंभीर चोटें आई थी। परिजनों ने उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के समय में यदि बीजेपी का शासन होता तो पिछड़ा, दलित, आदिवासी और वंचित समाज के लिए संविधान में आरक्षण और उनके मूल अधिकारों का समावेश नहीं होता। और साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर झारखंड में आरक्षण में वृद्धि संबंधित विधेयक को लटकाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में लगभग 55% और देश में 52% आबादी पिछड़ों की है। संविधान में भी स्पष्ट रूप से पिछड़ों को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से संबल बनाने के लिए आरक्षण प्रावधान है। झारखंड की एक बड़ी आबादी जो 52 से 55% है इस प्रदेश में, और वो आबादी पूरे देश में भी लगभग 52 से 58% है, जिसे सो कॉल्ड हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ओबीसी समाज कहते हैं। और संवैधानिक रूप से संविधान ने उसे इस रूप में लिखा है कि भाई शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से वह पिछड़ा हो, यह चिन्हित किया है। उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें हक और अधिकार दिलाने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय हमारे राहुल गांधी ने, हमारे नेता श्री खड़गे साहब ने एक संघर्ष छेड़ा है पूरे देश में कि किस प्रकार जो वर्षों से अपने हक और अधिकार से वंचित है, हम उन्हें हक दिलाए, उन्हें अधिकार दिलाए। और एक नारा के साथ कि जिसकी जितनी जन भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी जितनी संख्या है हमें उतना उन्हें हिस्सा दे विकास में, सरकारी नौकरियों में, आरक्षण में। और यह तब संभव है जब वो 50% का कैप हटी, वह लक्ष्मण रेखा जो 50% का वो मिटी। और आप सबके ध्यान में होगा 1993 में तमिलनाडु की सरकार ने अपने विधानसभा से इस 50% की कैप को तोड़ते हुए, इस लक्ष्मण रेखा को मिटाते हुए 69% वहां आरक्षण। झारखंड प्रदेश यूथ के द्वारा आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश यूथ कांग्रेस के आने वाले चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता किया गया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता प्रत्याशियों को दिशा निर्देश दिए गए, शुभकामनाएं दी गई। और युवा प्रदेश अध्यक्ष की प्रत्याशी शिल्पी वर्मा ने कहा कि हमारी तैयारी जोरों से लोगों के बीच में बेहतर तरीके से पहुंचने का काम कर रहे हैं। जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका पालन करते हुए चुनाव लड़ेंगे।
झारखंड से प्रदेश युवा अध्यक्ष के लिए लड़ाई लड़ रही हूं और मैं चाहती हूं कि सभी झारखंड वासी मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट करें और यूथ कांग्रेस का मेंबरशिप बने, ताकि हम सब यूथ मिलकर एक नई लड़ाई का आगान करें और आगे अपनी जो देश है उसको आगे करें। कुछ वार्निंग भी दिया गया है? वार्निंग सर, वार्निंग तो इसे नहीं बोलेंगे, ये एक तरह का समझिए हम लोगों को बताया जा रहा है कि इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा। और जैसे कि बड़े जो नेता लोग होते हैं जो अगर कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ सपोर्ट में हम जीत जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आम जैसे लोग भी यूथ कांग्रेस में आकर नेता, मंत्री, विधायक बन सकते हैं और इसी के लिए हम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे लोगों को सपोर्ट करने का मकसद यह है कि हमारी नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है पूरी तरीके से। मुझसे पूर्व पीआरओ साहब ने सारी चीजें बता दी है। आज हम जो हमारा मेंबरशिप की प्रक्रिया है, जो पिछले कई दिनों से काम चल रहा था क्योंकि कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से डिले हुआ, और आज हम लॉन्च करेंगे क्योंकि हमारी जो मेंबरशिप खुलेगी 7 अगस्त 2025 की सुबह 9 बजे से और ये चलेगी 6 सितंबर 2025 तक शाम के 5 बजे तक ये प्रक्रिया हमारी चलेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे यूथ कांग्रेस के नेता एकदम से जैसी 7 अगस्त की वो आई तो देखने लगे, क्योंकि कुछ करेक्शन अभी भी लगातार जारी थे और जब फाइनल करेक्शन होते हैं उसके लिए 3 से 4 दिन की आवश्यकता होती है उसको क्लियर करने के लिए। तो आज हमारा जो फाइनल करेक्शन जो लगातार आपकी तरफ से भी आ रहे थे, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह से वंचित ना रह जाए, किसी का कोई वो ना हो जाए, तो इसलिए उसको, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं सारी की सारी, उसको क्लियर करने के लिए आज फाइनल करेक्शन हमारी कंप्लीट होगी और 7 तारीख के सुबह 9 बजे से हमारी मेंबरशिप प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेंबरशिप प्रक्रिया चलेगी 6 सितंबर 2025 के शाम के 5 बजे तक, जिसमें तमाम कमेटियों के मेंबर बनाए जाएंगे और वही अपना प्रतिनिधि को चुनेंगे। जो हमारा फीस स्ट्रक्चर होगा वो लास्ट के दिन पहले नामांकन बकायदा ऑनलाइन जो मेंबरशिप होगी ऑनलाइन होगी, कैमरे के सामने जो जिसका वो बनाया जाएगा, जिसको सदस्य बनाया जाएगा, वो कैमरे के सामने कहेगा मैं युवा कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता हूं। इस तरीके से पूरी पारदर्शिता के तरीके से होगी। साथ साथ पीआरओ साहब ने कहा कि कोई भी किसी भी एजेंसी का प्रयोग करेगा, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल टीमें बहुत हाई लेवल की टेक्निकल टीमें हैं, क्लियर पता चल जाएगा। बहुत से स्टेट में बहुत बारीकी से जांच करने पर पता चला और उनका नामांकन को जीतने के बाद भी उनको हटा दिया गया जब पता चला कि उन्होंने कोई एजेंसी का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में जारी वोटर लिस्ट ड्राफ्ट के आंकड़े पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने खगड़िया में मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। चुनाव आयोग भगवान है कि सारा दुनिया का टेक्नोलॉजी टर्की से लेके चाइना इसी के पास, तो इनको पता नहीं चला 6 महीना पहले कि 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख लोग मिसिंग हैं, 8 लाख लोग डबल नाम गए। आप फर्जी काम करते रहते हैं फर्जी। वो तो नरेंद्र भाई मोदी जी का ये थ्योरी ही है, आरएसएस बीजेपी का फर्जी काम करना। महाराष्ट्र में भी फर्जी वोटर पर चुनाव जीते, दिल्ली में भी जीते। 22 लाख लोग मर गए, ये 1 महीने में पता कैसे चल गया भाई? कौन सा सैटेलाइट था? और 35 लाख मिसिंग और 8 लाख डबल जगह। आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने जमशेदपुर में प्रेस वार्ता कर झामुमो की गठबंधन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जल्द हेमंत सरकार के नाकामी के खिलाफ आजसू सड़क पर उतरने का काम करेंगे। राज्य के सभी जिलों में रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। मुक्ति मोर्चा हमेशा कांग्रेस और राजद के गोद में खेलता रहा और झारखंड बनाने जो झारखंड के विरोधी थे राजद और कांग्रेस, उनके साथ हमेशा राजनीतिक समीकरण बनाता रहा। आजसू ने जब राजग में आया आजसू, तो आजसू ने राजग पर दबाव डालकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ
आडवाणी जी के साथ वार्ता करके अलग राज्य बनाया और वनांचल नाम की जगह आज झारखंड नाम हुआ है, तो इसका क्रेडिट आज को जाता है। नहीं, अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब विरोध हम लोग करेंगे, तो किस तरीके से आप हम लोग राज्य व्यापी इस पर अभी पार्टी की सेंट्रल कमेटी इसको तय करेगी। हम लोगों ने तय किया है कि हेमंत सरकार की नाकामी के खिलाफ आजसू अब सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगी और पूरे राज्य में, पूरे प्रत्येक जिले में हम लोग आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। शीघ्र ही वो रणनीति, उस रणनीति की घोषणा हमारे आज सुप्रीमो सुदेश महतो जी करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सदन से सड़क तक हेमंत सरकार के खिलाफ, हेमंत सरकार की नाकामियों के खिलाफ आजसू पार्टी अब संघर्ष करने की तैयार है। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड से निकली सोहराय कला कई जिलों से होते हुए अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है, जो हजारीबाग के कलाकारों के द्वारा बनाए गए सोहराय कला से खुश होकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलाकारों को सम्मानित किया। इसी कड़ी में हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने सम्मानित कलाकारों से खास बातचीत की है। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं। अब कला कभी किसी चीज का मोहताज नहीं होता। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हजारीबाग जिले से उठना सोहराय कला, जो आज हजारीबाग से लेकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। कैसे पहुंचा, आज हम सारी चीजों को आपके बीच अपने दर्शकों को बताएंगे और दिखाएंगे। उससे पहले हम बात करना चाहते हैं उनसे जो हजारीबाग जिले से 10 जो इस लेवल तक पहुंचे, जो सोहराय कला करते आ रहे हैं, जिनके नाम से हजारीबाग का नाम रोशन हुआ। क्या कहेंगे? नमस्कार, पहले आपका चैनल को। मैं सोहराय कला जैसे राष्ट्रपति भवन पहुंचाने का मेरा योगदान है और 10 लोगों को मैं पहुंचाया, मेरा बहुत महत्व है। और यही कला को हम कहते हैं कि मेरा झारखंड में कला को बचा के रखना है। अभी जैसे पक्का घर बन रहे हैं, पक्का घर में अभी जो सोहराय कला है, कुब्बर कला जो मिट्टी से बनाते थे, वो अभी मतलब ये होने जा रहा है, तो मतलब उसको बचाइए। मैं अभी तो कुब्बर कला का एक घर है मेरा, उसको अभी बचा के रखे हैं, मिट्टी वाला घर। एक सवाल उठता है, आप यहाँ के कलाकारों को पहले हजारीबाग से रांची, चतरा, गिरिडीह या अन्य जगहों पर ले जाते थे, लेकिन उसे हजारीबाग से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक आपने पहुँचाया, तो मन में कैसा फीलिंग हुआ, सुकून मिला आपको? बहुत बढ़िया मिला। और वहाँ से जब रांची से मैडम जो फोन की ना, तो उनको बोला कि 10 आर्टिस्ट को नाम दीजिए और वहाँ दिल्ली में राष्ट्रीय भवन में बनाना है। ठीक है मैडम, मैं देता हूँ दिए और वहाँ तक मैं पहुँचा और पुरस्कार जब जैसे मिला तो उनको हौसला और बढ़ा। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ये वो कलाकार नहीं, कलाकार और कोई है। इन्होंने सिर्फ कलाकारों को वहाँ तक का रास्ता दिखाया है। हम ऐसे कलाकारों से अपने दर्शकों को रूबरू करवाएंगे जो कलाकार राष्ट्रपति भवन में अपनी सोहराय कला को उकेरा है। बहुत बहुत बधाई हो माता जी, शुभकामना। राष्ट्रपति भवन आप गई, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। राष्ट्रपति भवन है के लिए तो 10 दिन काम करेंगे, 10 दिन काम यही वाला काम करेंगे। ये वाला काम करके खाना पीना, सुतना, बैठना, नहाना धोना सब कुछ ओके, कोनो कमी ना। और भी राष्ट्रपति भवन से मिल गई। राष्ट्रपति भवन हमारा मैडम कहा बढ़िया से बना रहा है, बहुत बढ़िया बात बना रहा है, बहुत सुंदर बना रहा है। पहले आप यहाँ हजारीबाग के समाहरणालय परिसर में और अन्य जगहों पर सोहराय को उकेरा, लेकिन आज दिल्ली जाकर वहाँ के राष्ट्रपति भवन में अपने कलाकार को उकेरा है सोहराय को। कैसा मन में कभी ऐसा सोचे थे क्या करेंगे? मन में तो सोची कि हम यहाँ से आप किसे काम कर गए, तब मन में काम किया। अब यहाँ पहले बहुत खुशी लागला हमरा, आदमी ये काम आगे बढ़े चाहिए, आप पीछे न हटे। हजारीबाग की जनता को क्या कहेंगे? हजारीबाग की जनता खुशी
बहुत बढ़िया की बात। नाम है मैंने हजारीबाग आशीष तेल दिया अपना दूध दिल्ली, तो हजारीबाग पूरे हजारीबाग के नाम। चलिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। लगभग 55 वर्षीय नूतन देवी जो कि हजारीबाग जिले से दिल्ली राष्ट्रपति भवन गई और अपनी कला का उन्होंने उकेरा है सोहराय को। अब देखना लाजमी होगा कि दिल्ली के आगे ये कहाँ ये कला जाती है। अपने दर्शकों को इसके पहले और मैं बता दूं कि ये सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं, बाहर के देशों में विदेशों में भी अपनी सोहराय का उकेरा है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, सरना प्लस न्यूज, हजारीबाग। हजारीबाग के गांधी मैदान क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर नगर निगम ने रविवार को एक विशेष अभियान चलाया है और इस अभियान में नगर आयुक्त, नगर सहायक आयुक्त, साथ ही सफाई निरीक्षक, सफाई कर्मी और अन्य निगम कर्मी शामिल हुए। बताया गया कि इस अभियान का उद्देश्य नालियों की सफाई, सड़क किनारे पड़े कूड़े कचरे को उठाना, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करना और नगर आयुक्त ने मौके पर उपस्थित कर्मचारियों को साफ सफाई के प्रति सतर्क और जिम्मेदार रहने की हिदायत दी है। गंदगी ज्यादा हो गई और जो यहाँ के वार्ड नंबर हैं लगातार मेहनत कर रहे थे, उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण पूरा मैदान एक साथ साफ नहीं हो पा रहा था। आज संडे को हमने अपने सफाई मित्रों के साथ यहाँ पे एक विशेष अभियान चलाया है। तो गांधी मैदान भीतर से भी और इसके साथ चारों सराउंडिंग से भी हम लोग का ये है कि पूरा साफ करने। आप देख रहे होंगे कि हमारे सारे कर्मी यहाँ पे हमारे दोनों एजेंसी स्टाफ भी हैं, सारे लोग मिलकर के हम लोगों का एक लाने से काम होते गांधी मैदान। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला महिला प्रकोष्ठ द्वारा सावन के अवसर पर सावन महोत्सव का आयोजन हुआ, जो पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कायस्थ महिलाएं मिलकर सावन महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रत्येक साल हम लोग मनाते हैं। सारे लोग मिलकर काफी मनोरंजन करते हैं, खेल होता है, गेम होता है, हौजी होता है और सब लोग मिलकर डांस वांस करते हैं और खाना पीना। झारखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर रूप देने के लिए रिम्स 2 की तैयारी कर रही है और ऐसे में जिस जगह पर झारखंड सरकार ने रिम्स 2 बनाने की तैयारी पर जुटी है, उस क्षेत्र की जनता में आक्रोश लगातार जारी है। बीते कई महीनों से रिम्स 2 की चर्चा पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन लोगों का कहना है कि जिस जमीन में सरकार रिम्स बनाने की तैयारी कर रही है, वो जमीन कृषि योग्य जमीन है, उससे हमारे पूरे परिवार का लालन पालन होता है। देखिए, सबको खुश रखना भी संभव नहीं है। 90% लोग जो है का कहना है कि यहाँ रिम्स 2 बने और 10% अगर मान ले कोई नाराज है और नहीं चाहते हैं तो उसको भी हम लोग खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चूंकि आप जानते हैं कि रिम्स जो है अभी बना हुआ है, काफी संख्या में लोग आते हैं, बाहर के राज्य से भी आते हैं, अपने राज्य से भी आते हैं। पेशेंट काफी बढ़ गई है और लगातार विभिन्न विभागों में जो है उसका मरीजों का बढ़ना, इसको देखते हुए रिम्स 2 बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है। अब मेरा भी मानना है कि हर हाल में रिम्स 2 बने और रिम्स 2 बनने का सबसे ज्यादा फायदा होगा झारखंड को। चाहे कोल्हान की तरफ से लोग आएंगे तो उसी सेंटर पे आएंगे रिंग रोड होते हुए, अगर संथाल की तरफ से लोग चलेंगे तो वहीं पे आएंगे, उत्तरी छोटा नागपुर के लोग चलेंगे तो उसी जगह पर आएंगे, दक्षिणी छोटा नागपुर तो हृदय स्थली है राजधानी, और जब पलामू परमंडल के लोग आएंगे तिल तक चौक से मुड़ के आएंगे तो डायरेक्ट आपका वहीं पर मिलेगा। तो रोड का भी आवागमन मिलेगा, हर तरह की सुविधाएं मिलेगी। इसलिए और देखते हैं कि कांके एक स्वास्थ्य हब की तरह उसको माना जा रहा है। यहीं पर कांके हॉस्पिटल है, सीआईपी है, रिनपास है, तमाम तरह का जो है अब हवा हमारे कांके विधानसभा में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम स्वास्थ्य का हब कांके को ही मनाएंगे और हर हाल में ये बनकर रहेगा। गोड्डा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और गुप्त सूचना के बाद में पुलिस अधीक्षक के आदेश
पर गोड्डा अंचल अधिकारी ऋषिराज के नेतृत्व में एक छापेमारी दल गठित किया गया। टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी की और इस दौरान कुल लगभग 5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। अनुसार अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में आज गुप्त सूचना मिली कि गुलजार बाग के नीचे टोला के पास, शमशान के पास नदी किनारे लड़कों द्वारा अवैध ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री किया जा रहा है। इस सूचना के से वरीय पदाधिकारी को हम लोग सूचित किए। उसके बाद एक निदेशक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा छापामारी के क्रम में राजधानी रांची के कांके विधानसभा के बुढ़मू प्रखंड क्षेत्र में लगभग 23 करोड़ की लागत से ग्रामीणों के घर तक जल पहुंचाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इसका फायदा क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला है। लगभग 2 साल बीत जाने के बाद 2025 में भी क्षेत्र के विधायक सुरेश बैठा ने उद्घाटन किया, लेकिन फिर भी जनता के बीच में पानी नहीं पहुंचा। में बड़ी योजना लेकर आया गया था और बनाया भी गया है और लोगों को पानी सप्लाई के लिए भी दिया भी गया है, लेकिन जिस तरह से जो तो वहीं साहिबगंज जिला में चल रहे पत्थर उद्योग पर एनजीटी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने का आरोप लग रहा है और इन सब के बीच में सकरी गली के गदवा मौजा स्थित मां शीतला स्टोन वर्क्स के प्रोपराइटर संजय यादव ने बताया कि पत्थर उद्योग एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार चल रहा है। उनके क्रशर और माइंस का संचालन भी एनजीटी की गाइडलाइन से हो रहा है। साथ ही समय समय पर दस्तावेज खनन विभाग को समर्पित किया जाता है। वहीं अधिकारी भी निरीक्षण करते रहते हैं। हम लोग ये क्रशर हो या माइंस हो, एनजीटी के गाइडलाइन से चल रहे हैं और पूरे एनजीटी के गाइडलाइन ही हम लोग पालन कर रहे हैं। और वैसे झूठ साथ छपने से कुछ है नहीं, वो ओपन चीज है। तो अधिकारी द्वारा सारा चीज हम लोग समय समय पर पेपर ले जाकर जमा करते हैं और वो लोग सर्वेक्षण भी आगे करते हैं समय समय पर। और ये छापने से झूठों का वो छापेगा उनका सब लोग आएंगे यूट्यूबर लोग छापेगा झूठों को। मेरा बिना पक्ष जाने हुए अपने मन से छापने से उनको क्या होगा? मेरा भी पक्ष जानना चाहिए क्या है नहीं है। और वो बोलते हैं कि हमको पेपर नहीं दिखाएगा। और भाई पेपर देखने के लिए सक्षम अधिकारी लोग बैठे हुए जिला में किस लिए बैठे हुए हैं? भाई पेपर देखना तो सक्षम अधिकारी लोग को काम है कि मीडिया लोग को पेपर देखना काम है। भाई बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास मैनेजर है, पूरा सिस्टम है। और मेरे मान से तो वहाँ गाड़ी खड़ा रहेगा, कोई वो भी खेल रहा है, कोई मट्टी फेंक रहा है, कोई पत्थर उठा रहा है, तो गाड़ी के फोटो खींच के दिखाने से कोई लाभ नहीं है भाई। बोकारो स्टील के शहरी इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही है, जिसका सीधा नुकसान बोकारो स्टील के साथ साथ बोकारो स्टील के आवासों में रहने वाले लोगों को हो रहा है। जहां बोकारो स्टील को राजस्व का नुकसान हो रहा, वहीं आवासों में रहने वाले लोगों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा। और इसी को लेकर बोकारो स्टील के टीए डिपार्टमेंट की टीम ने डीजीएम कर्नल गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में बोकारो निवास के पीछे अवैध तरीके से बिजली ले जा रहे तार को हटाने का काम किया। और इस संबंध में कर्नल गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन बाद में फिर बिजली चोरी करने में लोग लग जाते हैं। आपको बताते चलें कि बोकारो शहरी क्षेत्र में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। बोकारो स्टील को राजस्व का भी काफी नुकसान हो रहा है और बोकारो स्टील के टीए डिपार्टमेंट ने भी कार्रवाई की है। दरअसल आवासों में रहने वाले लोगों को बिजली की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इसी को लेकर बोकारो स्टील के टीए डिपार्टमेंट की टीम ने डीजीएम कर्नल गजेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में बोकारो निवास के पीछे अवैध तरीके से बिजली ले जा रहे तार को हटाने का काम किया है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। और इस संबंध में कर्नल गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, हम लोग लगातार इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बाद में भी बिजली चोरी करने में लोग लग जाते हैं। बेशर्मी हम हर बार ड्राइव करते हैं, हर बार लगा लेते हैं। जनता को कोई भय नहीं है। जब तक एफआईआर नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। 2 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। हम नोचते हैं, वो फिर जोड़ लेता है। और कोई मतलब ही नहीं। आप देखो कितने लंबे लंबे तार है, क्या 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 कर रखा है इन्होंने। सबका सारे बिजली वाले, सारे दारू के अड्डे वाले, लाइसेंसी दुकान वाले, इनके पास का मीटर ही का है। बर्रा बस्ती बोलो, चाहे आपका ये खटाल बोलो, कुछ भी बोलो, सब जगह फ्री है। सबको आदत है फ्री की बिजली चाहिए, फ्री का जमीन चाहिए।
जिसको लाइसेंस दे भी रखा है दुकान का वो आगे बढ़ता जा रहा है। बिजली वाले किस को हम लोग नोचेंगे, और जिसको नोचते हैं आधे घंटे में देखना आप दोबारा देखिएगा ये दोबारा लगा लेंगे। बहुत क्षति है, अभी तो दरें बढ़ा दी गई, कर्मचारियों के लिए दुविधा है, जो BSL कर्मचारी है, रिटायर्ड है, जो यहाँ बसे हुए हैं उन सब के लिए दुविधा है, क्योंकि उनका तो महीने का बिल बढ़ गया और ये जो फ्री की बिजली ले रहे हैं इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। FIR लॉन्च कराइए, प्रशासन की मदद सहायता से इनके ऊपर एक पे कंप्लेंट देने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैनेजमेंट का प्लान भी है, उसको एक्सरसाइज में लाना चाहिए। ये तो प्लान ये तो फेल है, हम आते हैं कुत्ते बिल्ली से नोचते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।